नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा यही सच है कहानी। यानी फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता भर्ती के लिए स्नातक स्तरीय जो सिलेबस है और उसमें आपके एक कहानी दे रखी है, यही सच है। इस कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के, लेकिन मित्रों, आप सभी से मैं जानना चाहता हूं कि आप कमेंट्स में ये जरूर बताइए कि आप हमारे चैनल पर कहां कहां से, यानी राजस्थान में कहां कहां से देख रहे हो। तो कमेंट्स में अपने स्थान का नाम जरूर लिखें। तो मित्रों, हम चर्चा करें आज के पहले प्रश्न की। मन्नू भंडारी का जन्म कब व कहाँ हुआ। यानी यही सच है कहानी की जो रचयिता है, यानी कहानी की जो लेखिका है मन्नू भंडारी, का जन्म कब हुआ, कब व कहाँ हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा 3 अप्रैल 1931 को भानपुरा मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, मन्नू भंडारी का वास्तविक नाम क्या था। मन्नू भंडारी का वास्तविक नाम क्या था। तो इसका सही उत्तर होगा महेंद्र कुमारी। अगला प्रश्न, मन्नू भंडारी का विवाह किसके साथ हुआ। मन्नू भंडारी का विवाह किसके साथ हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा प्रसिद्ध साहित्यकार राजेंद्र यादव के साथ में। अगला प्रश्न, राजेंद्र यादव के साथ मिलकर मन्नू भंडारी ने कौन सा उपन्यास लिखा। राजेंद्र यादव के साथ मिलकर के मन्नू भंडारी ने कौन सा उपन्यास लिखा। तो इसका सही उत्तर होगा 1 इंच मुस्कान। यानी मित्रों, मन्नू भंडारी ने 1 इंच मुस्कान जो उपन्यास है, यह अपने पति राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी यानी इन दोनों ने मिलकर के लिखा है। और आप याद रखिएगा कि लिपस्टिक की मुस्कान, यानी यह है 1 इंच मुस्कान, लेकिन लिपस्टिक की मुस्कान जो एकांकी है, इसके लेखक विष्णु प्रभाकर है। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि लिपस्टिक की मुस्कान रचना किस विधा में लिखी हुई है। तो इसका सही उत्तर होगा एकांकी। और इस एकांकी के रचयिता विष्णु प्रभाकर है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। मन्नू भंडारी की मृत्यु कब हुई। मन्नू भंडारी की मृत्यु कब हुई। तो इसका सही उत्तर होगा 16 नवंबर 2021 को। अगला प्रश्न, मन्नू भंडारी के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं। मन्नू भंडारी के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बंटी, महाभोज और 1 इंच मुस्कान। यानी मन्नू भंडारी ने 3 उपन्यास लिखे। एक तो आपका बंटी, दूसरा महाभोज और एक है 1 इंच मुस्कान। अगला प्रश्न, यही सच है कहानी किस शैली में लिखी गई है। यही सच है कहानी किस शैली में लिखी गई है। तो इसका सही उत्तर होगा डायरी शैली में। मित्रों, याद रखिएगा कि यही सच है कहानी, यानी एक जो इसका प्रमुख पात्र है दीपा, उसके जीवन में यानी 2 व्यक्तियों के बीच जो असमंजस्य की स्थिति होती है, उसी को आधार बनाकर के ये कहानी लिखी गई है। और दीपा उन 2 व्यक्तियों के बीच ये निष्कर्ष नहीं कर पाती कि मेरा वास्तविक जो प्रेम है वह संजय के साथ में है या निशित के साथ में। बस इसी को आधार बना करके मन्नू भंडारी ने जो कहानी लिखी है, यही सच है। तो हम चर्चा करें इससे संबंधित अगले प्रश्न की। यही सच है नाम से मन्नू भंडारी का तीसरा कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ। यही सच है नाम से मन्नू भंडारी का जो तीसरा कहानी संग्रह है, वह कब प्रकाशित हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा 1966 ईस्वी में। और आप याद रखिएगा कि यही सच है जो कहानी संग्रह है, इसमें कुल 8 कहानियां हैं। अगला प्रश्न, मन्नू भंडारी की आत्मकथा किस नाम से है। मन्नू भंडारी की आत्मकथा किस नाम से है। तो इसका सही उत्तर होगा एक कहानी यह भी।
मित्रों, याद रखिएगा कि मन्नू भंडारी ने अपनी जो आत्मकथा लिखी है वह एक कहानी यह भी के नाम से है। अगला प्रश्न, यही सच है कहानी का मुख्य पात्र कौन है? यही सच है कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा दीपा। अगला प्रश्न, दीपा किस शहर में रहकर पढ़ाई करती है? दीपा किस शहर में रहकर पढ़ाई करती है? तो इसका सही उत्तर होगा कानपुर में। और मित्रों, याद रखिएगा कि दीपा का जो गांव है, यानी दीपा किस शहर से है, तो ये पटना से है, लेकिन ये कानपुर में रह कर के पढ़ाई करती है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। यही सच है कहानी का आरंभ कहाँ कहाँ से होता है? यही सच है कहानी का आरंभ कहाँ से होता है? तो इसका सही उत्तर होगा दीपा द्वारा संजय का इंतजार करते हुए। मित्रों, याद रखिएगा कि दीपा का जो पहला प्रेम है वह निशित से था, और निशित को 3 साल हुए, वह अब कानपुर को छोड़कर के कलकत्ता में रहने लग गया है, और दीपा से उसकी कोई बातचीत नहीं होती। इसी बीच संजय का दीपा से मिलन होता है, और दीपा संजय का इंतजार करते हुए, यानी इस कहानी में जो कहानी की शुरुआत है वो दीपा द्वारा संजय का इंतजार करते हुए दिखाया गया है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। संजय किस शहर में नौकरी करता है? संजय किस शहर में नौकरी करता है? तो इसका सही उत्तर होगा कानपुर में। अगला प्रश्न, दीपा का पहला प्रेमी निशित, यानी दीपा का जो पहला प्रेमी है निशित, वह किस शहर में नौकरी करता है? दीपा का पहला प्रेमी किस शहर में नौकरी करता है? तो इसका सही उत्तर होगा कलकत्ता में। अगला प्रश्न, दीपा इसके बारे में शिकायत करती है कि आपकी अपने बताए समय से हमेशा 2 घंटे देरी होती है। दीपा इसके बारे में, यानी किसके विषय में यह शिकायत करती है कि वह अपने बताए समय से हमेशा 2 घंटे देरी से ही आता है? तो इसका सही उत्तर होगा संजय के विषय में। अगला प्रश्न, दीपा के भैया भाभी किस शहर में रहते हैं? दीपा के जो भैया भाभी है वह किस शहर में रहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा पटना में। अगला प्रश्न, कानपुर में आने के बाद दीपा अपने भाई व बहन, यानी अपने भाई व भाभी से मिलने कितनी बार गई? कानपुर में आने के बाद दीपा अपने भाई व भाभी से मिलने कितनी बार गई? तो इसका सही उत्तर होगा सिर्फ 1 बार। अगला प्रश्न, दीपा को कौन से फूल पसंद है? यानी इस कहानी की जो नायिका है दीपा, उसे कौन से फूल पसंद है? तो इसका सही उत्तर होगा रजनीगंधा के फूल। और मित्रों, याद रखिएगा कि एक बार दीपा ने बातों बातों में संजय के सामने यह बात कह दी कि मुझे रजनीगंधा के फूल पसंद है, तो तब से ये फूल संजय दीपा के लिए लेकर आता है। यानी इस रजनीगंधा के, अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संजय दीपा के लिए कौन से फूल लेकर आता था, तो इसका सही उत्तर होगा रजनीगंधा के। अगला प्रश्न, संजय दीपा के लिए कितने दिन में रजनीगंधा के फूल लेकर आता है? संजय दीपा के लिए कितने दिन में रजनीगंधा के फूल लेकर आता है? तो इसका सही उत्तर होगा हर चौथे दिन। अगला प्रश्न, दीपा को इंटरव्यू किसी भी दिन होने की खबर कौन देता है? दीपा को इंटरव्यू किसी भी दिन होने की खबर कौन देता है? तो इसका सही उत्तर होगा संजय। अगला प्रश्न, तुम्हें जॉब मिल जाए तो मैं भी अपना तबादला कलकत्ता ही करवा लूँगा। कि तुम्हें जॉब मिल जाए तो मैं भी अपना तबादला कलकत्ता ही करवा लूँगा, यह किसने किससे कहा? तो इसका सही उत्तर होगा यह संजय ने दीपा से कहा। या फिर यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा संजय का। अगला प्रश्न,
दीपा के लिए इंटरव्यू का बुलावा कहाँ से आता है? दीपा के लिए इंटरव्यू का बुलावा कहाँ से आता है? तो इसका सही उत्तर होगा कलकत्ता से। मित्रों, आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि कहानी की शुरुआत में दीपा किस शहर में होती है, तो कानपुर में, और इंटरव्यू के लिए वो कलकत्ता जाती है। कहानी के अंत में दीपा कानपुर में ही रहती है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। निश्चित भी तो वही है, निश्चित भी तो वही है, यह किसने व किससे कहा? तो इसका सही उत्तर होगा संजय ने दीपा से। मित्रों, जब कलकत्ता की बात आती है, यानी दीपा के इंटरव्यू के जो कलकत्ता से या कलकत्ते की जब चर्चा शुरू होती है, तो संजय दीपा से कहता है कि तुम इतना क्यों घबरा रही हो, संजय भी वो निश्चित भी तो वहीं रहता है। तो इसका यानी ये बात संजय ने दीपा से कही थी। अगला प्रश्न, यही सच है कहानी में किस नदी का उल्लेख आया है? यही सच है कहानी में किस नदी का उल्लेख आया है? तो इसका सही उत्तर होगा हुगली नदी का। अगला प्रश्न, मुझे यह प्रसंग कतई पसंद नहीं, मैं नहीं चाहती कि कोई इस विषय पर बात करे, मैं मौन ही रहती हूँ। यहाँ दीपा ने किस प्रसंग के बारे में कहा है? यानी दीपा ने यह किस प्रसंग के विषय में कहा कि मुझे ये प्रसंग कतई पसंद नहीं और मैं नहीं चाहती कि कोई इस विषय पर बात करे, मैं इस विषय में सदैव मौन ही रहती हूँ। तो इसका सही उत्तर होगा भैया भाभी के प्रसंग में। यानी दीपा के सामने जब संजय उसके भाई और भाभी के विषय में बात करता है, तो दीपा सीधा मना करती है कि मुझे इस विषय में कोई चर्चा नहीं करनी। अगला प्रश्न, वह हमारी मेज पर आ पहुंचता है, वह हमारी मेज पर आ पहुंचता है, विवश होकर मुझे ऊपर देखना पड़ता है, नमस्कार भी करना पड़ता है, ईरा का परिचय भी करवाना पड़ता है। दीपा ने यह किसके बारे में कहा? तो इसका सही उत्तर होगा निशित के विषय में। मित्रों, याद रखिएगा कि दीपा जब कलकत्ता पहुंच जाती है और जब वह ईरा, यानी इसमें दीपा की सहेली का नाम ईरा आया है, तो आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि यही सच है कहानी में दीपा की सहेली का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ईरा। तो मित्रों, जब ये दीपा के साथ बैठी हुई थी, उसी समय निशित भी वहां आ जाता है और दीपा न चाहते हुए भी विवश होकर उसे ऊपर देखना पड़ता है और निशित से उसे नमस्कार भी करवाना पड़ता है और उसे जो उसकी सहेली थी ईरा, उसका परिचय भी निशित से करवाना पड़ता है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। कितने रुपए की सैलरी के लिए दीपा इंटरव्यू के लिए कोलकाता आई थी? यानी कितने रुपए की सैलरी के लिए दीपा इंटरव्यू के लिए कलकत्ता गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 300 रुपए की सैलरी के लिए। अब बात करें अगले प्रश्न की। किसने अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर इधर उधर सिफारिश करवाकर जैसे तैसे दीपा को नौकरी दिलाने का भरसक प्रयास किया? यानी कलकत्ता पहुंचने पर वह शख्सियत कौन था जिसने अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर इधर उधर सिफारिश की और कैसे भी हो दीपा को नौकरी दिलाने का उसने भरसक प्रयास किया? तो वह कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा निशित। और मित्रों, याद रखिएगा कि निशित दीपा का पहला प्रेमी है। अब बात करें अगले प्रश्न की। समय पर पहुंचना तो वह जानता ही नहीं, दीपा ने यह किसके बारे में कहा? मित्रों, याद रखिएगा कि जब संजय से दीपा की निशित की दीपा से मुलाकात होती है या फिर दीपा जब निशित से मिलती है, तो वह कलकत्ता आने का अपना विचार बताती है कि इंटरव्यू के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा है। और उनके सामने समस्या यह होती है कि दीपा को इंटरव्यू के लिए लेकर कौन जाएगा। तब ईरा निशित को बताती है और निशित दीपा को इंटरव्यू के लिए ले जाने के लिए तैयार होता है। तो
दीपा निशित को 9 बजे आने का समय देती है, लेकिन निशित की सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि वह अपने बताए समय से सदैव 15-20 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। और जब वह पौने 9 बजे दीपा के अगले दिन पौने 9 बजे दीपा के कमरे के सामने पहुंच जाता है और इधर उधर टहलता है, तो दीपा निशित को देख करके कहती है कि समय पर पहुंचना तो वह जानता ही नहीं। दीपा ने ये किसके बारे में कहा? तो इसका सही उत्तर होगा संजय के विषय में, क्योंकि संजय सदैव अपने बताए समय से घंटे 2 घंटे देरी से ही आता है। अगला प्रश्न, दीपा के अनुसार निशित को कौन सा रंग अधिक पसंद है? दीपा के अनुसार निशित को कौन सा रंग अधिक पसंद है? तो इसका सही उत्तर होगा नीला रंग, और दीपा ने उस दिन नीले रंग की ही साड़ी पहनी थी। अगला प्रश्न, इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो, यह किसका कथन है? इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो, यह किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर होगा निशित का दीपा के लिए। अगला प्रश्न, और मित्रों याद रखिएगा, जब निशित दीपा से कहता है कि तुम इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो, तब दीपा को यह सुनकर के बुरा लगता है, लेकिन वो निशित से कुछ नहीं कह पाती और मन ही मन सोचती है कि जिसके मुँह से मैं ये सुनना चाहती हूँ उसने मुझे आज तक ऐसा नहीं कहा, तो फिर निशित को यह अधिकार कैसे है? अगला प्रश्न, आज तो इस खुशी में पार्टी हो जाए, यह किसने वह किससे कहा? यानी आज तो इस खुशी में पार्टी हो जाए, यह किसने वह किससे कहा? तो इसका सही उत्तर होगा निशित ने दीपा से। और मित्रों याद रखिएगा, और निशित ने दीपा से ये कब कहा या क्यों कहा? तो इसका सही उत्तर होगा दीपा का इंटरव्यू में चुना जाना लगभग तय हो जाने पर। यानी निशित को इस बात का पूरा यकीन हो गया था कि दीपा का इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा, यानी इंटरव्यू में उसका चुना जाना तय हो गया है। इसी संदर्भ में निशित ने दीपा से कहा कि आज तो इस खुशी में पार्टी हो जाए। अगला प्रश्न, इंटरव्यू में पास होने की उम्मीद में जब पार्टी की जाती है, तब पार्टी में दीपा के साथ कौन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा निशित। अगला प्रश्न, बड़ी असहाय सी नज़र से मैं उसे देखती हूँ, मानो कह रही हूँ कि तुम ही चढ़ा दो, और फिर धीरे धीरे चढ़ जाती हूँ। दीपा यह किसे लक्ष्य कर सोचती है? मित्रों, कि बड़ी असहाय नज़र से मैं उसे देखती हूँ, मानो कह रही हूँ कि तुम ही चढ़ा दो, फिर धीरे धीरे चढ़ जाती हूँ। दीपा ये किसे लक्ष्य कर सोचती है? तो इसका सही उत्तर होगा निशित को। मित्रों याद रखिएगा कि दीपा जब कलकत्ता से कानपुर के लिए रवाना होती है, तो उस समय निशित भी वहाँ पर यानी रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाता है, और जब वह यानी उस समय दीपा की जो मनोभावना थी वह धीरे धीरे निशित की ओर आकर्षित हो रही थी, और वह संजय को भूलना चाहती थी, और मन में वह सोच रही थी कि संजय के साथ मैंने जो कुछ किया वो एक भूल भुलैया है, और निशित ही मेरा सच्चा प्रेमी है। और उस समय जब वो ट्रेन में चढ़ रही थी तो अपने आप से कह रही थी, संजय ने कहा कि आप ट्रेन में बैठो, तब वह अपने आप से सोच रही थी कि तुम ही मुझे ट्रेन में बिठा दो, लेकिन ये कह नहीं पाती। अब बात करें अगले प्रश्न की। तुम्हें मुझ जैसी अनेक दीपाएं मिल जाएगी जो सचमुच ही तुम्हें प्रियतम की तरह प्यार करेगी, यह दीपा ने किसके बारे में कहा? तो इसका सही उत्तर होगा संजय के बारे में। मित्रों याद रखिएगा कि जब दीपा कलकत्ता से कानपुर के लिए रवाना होती है, तब वो मन ही मन सोचती रहती है कि मैं संजय से कह दूंगी कि तुम्हें मुझ जैसी अनेक दीपाएं मिल जाएगी जो सचमुच तुम्हें प्रियतम की तरह प्यार करेगी। ये संजय के विषय में सोचती है, और जब वह निशित के विषय में यानी जब वह निशित के साथ रहती है और निशित के विषय में सोचती है कि निशित
आज भी मुझे चाहता है। और ऐसा सोच करके वह संजय के प्रति इस प्रकार की विचारधारा अपने मन में लाती है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रथम प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है, बाद में किया हुआ प्रेम तो अपने को भूलने का भरमाने का प्रयास मात्र होता है। यह किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर होगा दीपा का। मित्रों याद रखिएगा कि इंटरव्यू के लिए यानी जब वह इंटरव्यू के लिए कलकत्ता जाती है और वहाँ पर निशित से उसकी फिर से मुलाकात होती है और निशित के हाव भाव और उसका व्यवहार देख करके दीपा फिर से निशित की ओर आकर्षित होती है और फिर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि जो प्रथम प्रेम है वही सच्चा प्रेम होता है। अब बात करें अगले प्रश्न की। जब दीपा कलकत्ता से वापस लौट आए तो संजय यानी जब दीपा कलकत्ता से वापस लौट आई तो संजय कहाँ गया हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा कटक। अगला प्रश्न, मेहता साहब की बच्ची ने दीपा को जो तार दिया था वह किसने भेजा था? यानी मेहता साहब की बच्ची ने दीपा को जो तार दिया था वह तार किसने भेजा था? तो इसका सही उत्तर होगा दीपा की सहेली ईरा ने। और मित्रों उसमें लिखा था कि बधाई हो, तुम्हारा चयन हो गया। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। यही सच है कहानी के अंत में दीपा किसे सत्य मानती है? यही सच है कहानी के अंत में दीपा किसे सत्य मानती है? तो इसका सही उत्तर होगा दीवा स्वप्न में प्यार के क्षणों को, यानी वास्तविकता में संजय के प्रेम को ही वह सत्य मानती है। मित्रों जब वह कलकत्ता पहुंच जाती है उस समय संजय कटक यानी उड़ीसा गया हुआ था और वह उस समय भी निशित के विषय में सोच रही थी। लेकिन जब निशित का पत्र उसे प्राप्त होता है और उसमें केवल लिखा होता है कि मुझे ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम ठीक ठाक वहाँ पहुँच गई हो और तुम्हारा इंटरव्यू में यानी चयन हो गया है, बधाई हो, और आगे उसने कुछ नहीं लिखा, तब वह संजय के प्रति वापस आकर्षित हो जाती है। और जब संजय वापस आता है तब वह सोचती है कि वास्तविक में संजय से जो मेरा प्रेम है यही सच है। अब बात करें मित्रों इस कक्षा के अंतिम प्रश्न की। मन्नू भंडारी की कहानी यही सच है के आधार पर कौन सी हिंदी फिल्म बनी है? यानी मन्नू भंडारी की जो कहानी है यही सच है के आधार पर कौन सी हिंदी फिल्म बनी थी? तो इसका सही उत्तर होगा रजनीगंधा। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। और आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और आप हमें कमेंट्स में ये जरूर बताइएगा कि आप हमारे चैनल पर कहाँ से देख रहे हो, और राजस्थान से अगर हो तो हम स्नातक स्तरीय यानी स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड जो भर्ती है यानी वरिष्ठ अध्यापक में जो हिंदी सिलेबस में स्नातकोत्तर सिलेबस में जो भी कहानियाँ एकांकी नाटक वगैरह दिए गए हैं उन सब की चर्चा या उनसे संबंधित प्रश्नों को निरंतर अपने चैनल पर लाते रहेंगे। धन्यवाद।